हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फ्रेंड्स। आज हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये सीटेट 2019 दिसंबर का पेपर सेकंड है गाइस। इसके 15 क्वेश्चन हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। शुरू करते हैं। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है। तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है गाइस, समावेशी कक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, जिसमें हर बच्चे को ये अधिकार रहता है कि उसको एक जैसी शिक्षा मिले, चाहे वो क्या है मतलब दिव्यांग बच्चा हो या फिर उसको कोई भी डिसेबिलिटी हो, लेकिन वहां पर कोई भी टीचर भेदभाव नहीं करेगा कि उसको सेग्रीगेट कर दे। ठीक। आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास पर रटने पर बल देना, तो कभी भी ये नहीं होगा कि आप किसी भी चीज पर रटने का बल दें, तो ये कैंसिल हो जाएगा। विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीके का उपयोग करें, तो एक रूप तरीका गाइस कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हर बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। किसी को देखकर जल्दी से समझ आ जाता है, किसी को सुनकर जल्दी से याद हो जाता है, या किसी को लिखकर जल्दी से समझ आ जाता है। तो आप कभी भी एक रूप से नहीं पढ़ाएंगे। जैसे बोलते हैं ना, एक डंडे से हाँक दिया सारे बच्चों को, तो वो सब चीजें नहीं होंगी, क्योंकि हर व्यक्ति की इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो इस तरीके से हम नहीं कर सकते। अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारा गृह कार्य दे दें और जो वो आंसर्स हैं उनको अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर आप दबाव डालें। मतलब इस तरीके से ये कभी नहीं होगा कि आप बहुत सारा होमवर्क दे दें, तो ये कभी भी मैटर नहीं करता। अब फोर्थ ऑप्शन की तरफ चलते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। ये बिल्कुल सही है और बिल्कुल सटीक आंसर बैठता है कि जो भी बच्चे के कमजोरी है या जो उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उनको आप एनालिसिस करें, उनका विश्लेषण करें और उसके आधार पर, जैसे भाई किसी को देखकर अच्छे समझ आता है, किसी को सुनकर अच्छा समझ आता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग इनको स्पेशल क्लास दें या फिर इनका जो लर्निंग पॉइंट है उस तरीके से आप उसको विकसित करें। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। इसको हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। Developing specific learning objective based on an analysis of each student's learning strength and weakness। उनकी स्ट्रेंथ क्या है और इनका वीक पॉइंट क्या है, इसको मद्देनजर रखते हुए आप बच्चों के लिए काम करेंगे। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित करती है। सृजनात्मक विद्यार्थी मतलब होता है गाइस क्रिएटिव स्टूडेंट्स। क्या होता है? क्रिएटिव स्टूडेंट्स। अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। अपसारी चिंतन पर बल देकर, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करना। तो गाइस कभी भी आप किसी भी चीज के लिए बच्चे को हतोत्साहित नहीं करेंगे। फिर बात आती है अपसारी चिंतन, मतलब डाइवर्जेंट चिंतन। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब आप डिफरेंट दिशाओं में सोच सकते हैं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन इससे भी अच्छा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? मैं थर्ड वाला। क्या दिख रहा है? अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करना, मतलब जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको आप प्रोत्साहित करें और जो उसके मूल विचार हैं, क्योंकि क्या है, बच्चे के अपने खुद के विचार होते हैं, ओरिजिन अपना खुद का होता है, अपने शब्दों में बात वो अच्छे से कह सकता है, तो उसको आप ज्यादा महत्व देंगे। तो थर्ड ऑप्शन बहुत अच्छा होगा। लेकिन हाँ, अगर ऐसा होता कि थर्ड ऑप्शन नहीं दिया होता, देन वी विल गो विथ फर्स्ट ऑप्शन। इसको हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। क्या है कि जो क्रिएटिव बच्चे हैं, टीचर कैन एनकरेज क्रिएटिव लर्नर्स। जो क्रिएटिव लर्नर्स हैं उसको आप कैसे हेल्प करेंगे? तो एनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव, मतलब जितनी भी चीजें हो सकती हैं, मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड एप्रिसिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज, क्योंकि ओरिजिनल आइडियाज बहुत ज्यादा उपयोगी माने जाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का
पक्ष लेता है, सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। ऐसा नहीं है गाइस कि आप क्या करेंगे, परीक्षणों की संख्या बढ़ा देंगे अगर बच्चों को आपको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है तो। जैसे हमने इसके पहले वाले ऑप्शन में देखा था कि आप बच्चों को बहुत सारा लिखित काम दे दें तो उससे जरूरी नहीं कि बच्चा मोटिवेटेड फील करे और वो पढ़ने में दिलचस्पी दिखाए। फिर है बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए पुरस्कारों को बढ़ावा दें। तो पुरस्कार आप कब तक देंगे रिवॉर्ड, ठीक। तो ये हर चीज का एक सॉल्यूशन नहीं हुआ कि भैया तुम नहीं पढ़ रहे हो तो चलो मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूंगा। तो बच्चा कितनी देर पढ़ेगा यार, एक चॉकलेट मिलती है, फिर आप उसको और लोभ दे दोगे, तुम और पढ़ोगे तो और वो कहेगा अरे यार मुझे ऐसी चॉकलेट नहीं चाहिए, मुझे नहीं पढ़ना है मतलब नहीं पढ़ना है। फिर है निर्देश देने के लिए केवल व्याख्यान विधि। तो लेक्चर मेथड या व्याख्यान विधि तो कभी भी मतलब वैसे अच्छा है और पुराना मेथड है, लेकिन व्याख्यान विधि को आजकल बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं हो पाई है, क्योंकि इसमें क्या है, टीचर लेक्चर देता रहता है और बच्चा पैसिव रूप से, निष्क्रिय रूप से चीजों को सुनता रहता है, तो वो मोटिवेटेड फील नहीं हो पाएगा। फोर्थ ऑप्शन की तरफ चलते हैं। हमारे 3 ऑप्शन कैंसिल हो गए। विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार दिखाना। ये बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर क्या है, आप बच्चों के अकॉर्डिंग चीजें करें, बच्चों को आप मोटिवेटेड फील कराना चाहते हैं तो बिल्कुल जो उनका इंटरेस्ट है, शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन द कंटेंट मैटर एंड हैविंग कंसर्न फॉर चिल्ड्रंस ओवरऑल एंड वेलबींग लर्निंग। मतलब बच्चे का जो इंटरेस्ट है गाइज वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चा किस फील्ड में अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, स्पोर्ट्स में या फिर उसको कोई अदर एक्टिविटी अच्छी लग रही है या फिर वो पढ़ने में अच्छा है, तो आप उसका इंटरेस्ट देखें। और अगर आप उसको पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करना चाहते हैं तो कभी भी रिवॉर्ड जैसे ऑप्शंस हमारे आंसर्स नहीं होंगे, याद रखिएगा। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। प्रभावशाली, कौन सा प्रभावशाली एक ऑप्शन है जो समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बिल्कुल सही है। समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान न देना, ऐसा नहीं है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, केवल एक पर्सपेक्टिव पर ध्यान देने से कुछ नहीं होगा। प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम, बार बार ये एक ही आयाम है, तो ये भी कैंसिल हो गया। भाई 3 ऑप्शंस हमारे कैंसिल हो गए। फोर्थ ऑप्शन क्या है, साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में। सही, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसका एनालिसिस करना है, तो सबसे पहले तो आप उपलक्ष्यों में उस चीज को विभाजित करें, छोटे छोटे पार्ट्स में चीजों को डिवाइड करें। देखिए अब हम इंग्लिश में समझ लेते हैं। एन एग्जांपल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी क्या मानी गई है, तो मीन्स एंड एनालिसिस डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स। जैसे ये इतनी बड़ी ये कोई यहाँ से लेके यहाँ तक एक प्रॉब्लम है या एक क्वेश्चन है, तो उसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर दें। जैसे ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। अब बच्चा क्या है, उसके लिए जो सब गोल्स हो गए, ये तो पूरा गोल हो गया और ये इसके लिए क्या हो गए, सब गोल्स हो गए, तो वो उसके अकॉर्डिंग उन चीजों को पाने के लिए काम करेगा। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा है, और क्लियर हो रहा है गाइस तो प्लीज लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। ये देखिएगा इस, क्योंकि क्या होता है, हम कभी कभी नहीं है, एक्सेप्ट है, ऐसे ऑप्शंस या ऐसी जो वर्ड्स दिए रहते हैं उनको ध्यान नहीं देते हैं। तो नहीं मतलब अब हमें किस ऑप्शन की तरफ जाना होगा, जो कि एक निगेटिव है, जो कि क्या है, एक निगेटिव ऑप्शन की तरफ हमें चलना होगा। तो देखते हैं इसमें, बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने दें। तो इंसाइटफुल लर्निंग तो गाइस बहुत अच्छी मानी जाती है, जो इंसाइटफुल लर्निंग है, क्योंकि इसमें बच्चे खुद से सोचने की कोशिश करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, तो भाई प्रयोग करेगा तभी तो बच्चा सीखेगा, और उन्होंने क्या पूछा है, नहीं पूछा है। संवाद एवं परिचर्चा, भाई कम्युनिकेशन तो सबसे अच्छा माध्यम है, तो ये भी नहीं होगा। दिए गए ज्ञान को दोहराने पर,
अब ये कौन सी बात हुई कि भैया जो एक टीचर ने ज्ञान दे दिया उसको दोहराते रहो, रटते रहो, रट्टाफिकेशन, बिल्कुल रोट मेमोराइजेशन पर ध्यान केंद्रित करना, ये कभी भी सही ऑप्शन नहीं हो सकता। जहां कहीं भी रोट मेमोराइजेशन ये सब बात आ जाए या फिर उसी चीज को दोहराने वाली बात आ जाए या फिर एज इट इज प्रोड्यूस करने वाली बात आ जाए तो हमारे ऑप्शंस ऐसे करेक्ट नहीं माने जाते। और हमसे एग्जाम में क्वेश्चन में क्या पूछा है, नहीं पूछा है, हमने कहा था एक नेगेटिव ऑप्शन की तरफ हम जाएंगे, मतलब हम फोर्थ ऑप्शन को टिक कर देंगे। इंग्लिश में भी एक बार पढ़ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन, देखिए नॉट पर ना ये इन्होंने अंडरलाइन भी कर दी कि अगर आप कभी अवॉइड भी करना चाहो ना तो आप अवॉइड नहीं कर सकते। एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर टीचिंग लर्निंग, तो क्या होगा गाइज, फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन, मैंने कहा था ना एज गिवन, या फिर ऐसी कोई बात आ जाए कि जहां पर रट्टाफिकेशन वाली बात आ रही है, रोट मेमोराइजेशन वाली बात आ रही है, तो वो ऑप्शंस हमारे नेगेटिव ऑप्शंस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान ना देने वाले बच्चों से किस प्रकार से बर्ताव करें। अब जो शिक्षक है वो जो बच्चे पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे हैं उनके साथ कैसा बर्ताव करेगा या उनको करना चाहिए, तो देख लेते हैं। बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कह दो, इससे क्या हो जाएगा, उससे क्या वो ध्यान लगा लेगा अपनी पढ़ाई में। भाई ये अब हमें पॉजिटिव ऑप्शन देखने हैं कि भाई ये क्या होगा, तो बाहर जाने से क्या होगा, वो क्या पढ़ने में मन लगा लेगा, नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटो, तो ये कहाँ का अच्छी बात है कि भैया आप एज अ टीचर आपके पास वो बोलते ना एक कमांड है कि आप बच्चों को डांट सकते हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बच्चों को सबके सामने डांट दें, इससे तो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करेगा और पढ़ने में और भी ज़्यादा मन नहीं लगेगा। फिर है उनसे बात करें, उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करें, ये हमें ठीक लग रहा है। अब हम फोर्थ ऑप्शन की तरफ चलते हैं। उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट दें। देखिए ये बार बार ऑप्शन, ये क्या है सीटेट में गाइस, ऑप्शंस जो है वो कहीं ना कहीं ट्विस्ट करके बार बार हर ऑप्शन क्वेश्चन में वो एक ना एक ऑप्शन तो बिल्कुल डाल ही देते हैं। गृह कार्य वाली बात हमने पहले भी पढ़ी थी कि भाई बहुत सारा वर्कशीट दे दो, उससे लिखित होमवर्क दे दो, क्या होगा उससे, उससे क्या मन लगने लगेगा, तो ये कैंसिल हो गया। आप क्या है उनसे बात करें, उनका जो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, जो अरुचि, उसको जानने की कोशिश करें कि भाई उसका रीजन क्या है, ऐसा क्या रीजन है कि बच्चे की वो इंटरेस्ट पैदा नहीं हो रहा है पढ़ाई में, तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। हाउ कैन टीचर्स डील विद चिल्ड्रन हु आर नॉन अटेंटिव इन द क्लासरूम। जो बच्चे ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं क्लासरूम में, नॉन अटेंटिव हैं, तो उनके लिए टीचर को क्या करना चाहिए, गिव देम अ लॉट ऑफ वर्कशीट्स एज होमवर्क, होमवर्क के रूप में बहुत सारे चीजें दे दो, तो ये बिल्कुल कैंसिल हो गया है। फिर उसके बाद है, हम पहले निगेटिव ऑप्शंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। स्कॉल्ड देम फ्रिक्वेंटली इन फ्रंट ऑफ एंटायर क्लास, इससे क्या होगा, ये भी कैंसिल हो गया। आस्क द चिल्ड्रन टू गो आउट ऑफ द क्लास, भाई बच्चे को बाहर निकाल देने से क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए हमारा जो सही ऑप्शन है उसकी तरफ चलते हैं। टॉक टू देम एंड फाइंड आउट रीजन फॉर दैट डिसइंटरेस्ट, जो उनका डिसइंटरेस्ट बन रहा है उसके प्रति हमें ये पता लगाना होगा कि भाई बच्चे को इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है। फिर आप ये पता लगाओगे तो आपको ये पता चल सकता है इससे कि भाई आपके जो पढ़ाने की शैली है वो थोड़ी सी और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या क्या रीज़न है बच्चे को सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है या आपके पढ़ाने की शैली में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या है, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, दंड और यंत्रवत याद करना। देखिएगा इस यंत्रवत याद करना, रोट मेमोराइजेशन की बात आ गई, ऑप्शन हो गया कैंसिल। दंड की बात आ गई, कॉर्पोरल पनिशमेंट तो बिल्कुल नहीं दी जाएगी। कंडीशनिंग क्या कराओगे आप पढ़ाई में, बताओ भाई, चॉकलेट से कंडीशनिंग करा दोगे क्या, तो कितनी देर मन लगेगा, नहीं। विद्यार्थी का जो पूर्व ज्ञान है ना वो सबसे ज्यादा है, उसको पहले से जो नॉलेज है उसको आप चीजों को जोड़ सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे बच्चे को पता है कि दिल्ली हो गया, भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, तो ये सब क्या है, ये सिटीज के नेम है। फिर उसके बाद छोले भटूरे, इडली सांभर, डोसा, ये सब खाने की चीजें हैं, तो आप उनको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जो भी सिटीज के नेम हैं
और जो भी आपके खाने के नेम है वो सब जो आपने ब्लैक बोर्ड पे अभी लिखे थे, हर एक बच्चे से आप जो लिखवाए हो, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगी नाउन। क्या कहलाएंगी, नाउन। तो गाइज इस तरीके से आप उनके जो पूर्व ज्ञान है, जो उनके पास पहले से जो चीज है, उससे अगर आप रिलेट करके चीजों को बताएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी बच्चे के लिए। और संरचनात्मक जो बात है, संरचनावादी जो पागम है, वो यही कहते हैं। देखिए अब हम इंग्लिश में देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सजेस्ट दैट इज क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। तो प्रायर नॉलेज जो बच्चे की होती है वो सबसे अच्छी होती है। कंडीशनिंग, पनिशमेंट एंड रोट मेमोराइजेशन ये कहीं की अच्छी बातें नहीं है। जब तक हमसे नॉट नहीं पूछा जाएगा हम इन ऑप्शंस की तरफ नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए गाइस, हम फोर्थ ऑप्शन से पढ़ते हैं। बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करेंगे। तो गाइस बच्चों को डांटकर आप कभी भी उनके लिए कोई पॉजिटिव चीज नहीं करेंगे। दंड देकर, उनको रटवा कर, या फिर उनके विचारों पर अपने विचार थोप कर, ठीक, ये कभी भी आंसर्स नहीं हो सकते। पेडागोजी में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। और हमको इसी तरीके से ध्यान भी देना है कि जब भी हम टीचर बने तो ये जो पेडागोजी हम पढ़ रहे हैं वो केवल सीटेट पास करने के लिए नहीं, बल्कि हम अपने जीवन में उस चीज का अवलोकन भी करें। बच्चों के विचारों और सिद्धांतों को अनदेखा, अगर आप बच्चों के ही सिद्धांतों को, या जो उनके विचार हैं, जो उनके पर्सपेक्टिव हैं, जो उनके व्यूज हैं, अगर आप उन्हीं को अनदेखा कर देंगे तो कैसे काम चलेगा। भाई बच्चे भी सृजनशील हैं, वो चीज़ों को समझना चाहते हैं, संरचनात्मक रूप से चीज़ों को ग्रहण करना चाहते हैं, और अगर आप उन्हीं के विचारों को अनदेखा कर देंगे तो काम नहीं बनेगा। तो ये ऑप्शन जब तक नहीं पूछा जाएगा, नहीं ऑप्शन में, क्वेश्चन में नहीं होगा, हम इन आंसर्स की तरफ नहीं जाएंगे। बच्चों को इन विचारों को खारिज कर देना, वही बात आ गई जो अभी फोर्थ ऑप्शन में थी। अगर आप ऐसे बच्चों को अनदेखा करेंगे, अवॉइड करेंगे, उनकी चीजों को खारिज कर देंगे, तो वो कहाँ से कुछ चीजें सीख और समझ पाएंगे। संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना, भाई संवाद के द्वारा, याद रखिए कम्युनिकेशन करें आप बच्चों को, और फिर अगर आप चुनौती दे रहे हैं तो बच्चों ने क्या है, आपसे अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू शेयर करे हैं और आपने उनके पॉइंट्स ऑफ व्यू को जाना है, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इंग्लिश में और देख लेते हैं। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नाइव थ्योरीज। देखिए नाइव थ्योरीज क्या होती हैं, थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स बना लेते हैं बच्चे। जैसे बच्चे क्या है, जैसे ये बोलेंगे कि मेरी बॉल गोल है ना, इस वजह से जो चंद्रमा है, जो मून है, वो भी गोल है। मतलब नाइव थ्योरीज हैं, अपने मन में इन्होंने कुछ भी बना लिया। उन्होंने कहा ट्रेन चलती है, इस वजह से पेड़ पौधे भी चलते हैं। तो नाइव थ्योरीज हैं, तो आप इनको ऐसे नहीं कि उनके आइडियाज ही हटा दें कि भाई नहीं नहीं ये सब चीजें नहीं होगी, ये तो बिल्कुल तुम गलत बता रहे हो, ऐसा नहीं होगा। नाइव थ्योरीज हैं तो आपको उनको करेक्ट करना पड़ेगा, बच्चों को बताना पड़ेगा कि बॉल गोल होने की वजह से मून गोल नहीं है, या फिर ट्रेन चलने की वजह से प्लांट्स नहीं चल रहे हैं। उनको क्या है, आप चैलेंज करोगे उनके कॉन्सेप्ट्स को, किसके थ्रू, डायलॉग के थ्रू उनको आप चीजें समझाओगे, बताओगे, एक्सपेरिमेंट करके बताओगे, प्रैक्टिकली बताओगे। ऐसे नहीं कि बिल्कुल आप उनको अवॉइड कर दो, उनको नेग्लेक्ट कर दो। ठीक, आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, क्योंकि इससे एक मोटिवेशन फील होता है और कुछ भी नहीं है। लाइक और ये सब जो बनाए हुए हैं सिस्टम्स, ये केवल यूट्यूब पर इसलिए हैं कि भाई लाइक करेंगे तो लोगों को मोटिवेटेड फील होगा कि हाँ भाई जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो अच्छा है। संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है। संज्ञान एवं संवेग के बीच मतलब कॉग्निटिव एवं इमोशंस के बीच, तो ये एक दूसरे से स्वतंत्र है। स्वतंत्र वाली बात ज़ेज़ोंग ने कही है, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। एक दिशीय संवेग संज्ञान को प्रभावित करेगा, ऐसा नहीं है। एक दिशीय संज्ञान संवेग को प्रभावित करेगा, ऐसा नहीं है। द्विदिशीय दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है, बिल्कुल सही है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आप हेल्दी नहीं है, इमोशनली ठीक फील नहीं कर रहे हैं, तो आपका पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, जिस दिन आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, इमोशनली बहुत हेल्दी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है आपकी,
तो देखिएगा उस दिन आपको 2 घंटे में जो चीज करने वाले थे आप, वो आप बिल्कुल 1 आवर और 1.5 आवर में आप कंप्लीट कर लेंगे। तो ये क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। कॉग्निशन एंड इमोशंस की बात करें, रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशंस की अगर बात करें तो ये कैसे हैं, आपस में इंटर रिलेटेड है, बाय डायरेक्शनल है और डायनामिक इंटरप्ले बिटवीन बोथ। ठीक है गाइस, 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश हिंदी में इसलिए लेकर चल रहे हैं ताकि बायलिंगुअल से क्या होता है, दोनों मीडियम स्टूडेंट्स को हेल्प मिलती रहेगी। 25th है, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, लर्निंग को कौन इफेक्ट करेगा। तो अब हम इन चीजों को समझ लेते हैं। विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीति और विद्यार्थी का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। तो आपको क्या लग रहा है, आप देखिएगा, ये ध्यान देना है कि इस तरीके से ऑप्शंस आते हैं, वरना आप इसी में टिक कर दें तो ऐसा नहीं है। क्योंकि क्या है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि यहाँ पर आपको आंसर टिक नहीं करना है कि ये इसमें से कोई एक ऑप्शन टिक कर दिया, ऐसा नहीं है। ये नीचे ऑप्शंस दिए रहते हैं, उनको आपको टिक करना रहता है। तो ये चारों चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती हैं, याद रखिएगा। इंग्लिश में एक बार और देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स लर्निंग। तो इंटरेस्ट, बच्चों का इंटरेस्ट तो भाई बहुत बड़ी चीज़ है। इमोशनल हेल्थ, मैंने अभी बताया था कि इमोशनली आप हेल्दी फील करें तो कॉग्निशन आपका बहुत अच्छा होगा। पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी, शिक्षक की जो रणनीतियां हैं, जिस वे में वो पढ़ा रहा है, जिस वे में वो समझा रहा है, आपको कितना समझ आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, भाई ये जो समाज और संस्कृति है हमारी, ये भी हमारी पढ़ाई पर या हमारे कॉग्निशन पर, इमोशंस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो हमारे जो चारों चीज़ें हैं वो हमारा सही ऑप्शन और आंसर हो जाएगा। ठीक गाइज, आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो सामाजिक पारस्परिक क्रिया बिल्कुल सही है। लगातार अभ्यास और बार बार स्मरण, तो बार बार स्मरण मतलब आप चीजों को रट रहे हैं, तो ये कभी भी ऑप्शन नहीं होगा। पुरस्कार एवं दंड, रिवॉर्ड कब तक काम करेगा, पनिशमेंट कब तक काम करेगी, उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध, ये नहीं होगा। सामाजिक पारस्परिक प्रतिक्रिया, ये सबसे अच्छा ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इंग्लिश में देखते हैं, डैश आर एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन। मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट ये कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकते हैं। तो सोशल इंटरेक्शन की बात किसने कही, इससे आपको समझ आ जाएगा, लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। लेव वाइगोत्स्की के द्वारा ये बात की गई थी कि जो बच्चा है वो क्या करता है, समाज में रहकर चीजों को सीखता है। ड्रिल करवाएं, बार बार रिपीटेटिव रिकॉल करवाएं चीजों को, रिवॉर्ड पनिशमेंट दें, स्टिमुलस रिस्पॉन्स करें, तो ये कभी भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं गाइस, 3 क्वेश्चन रह गए हैं बस। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि का निर्णय लेता है, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैच प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होगी। अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास होना, ये बिल्कुल सही लग रहा है। और देख लेते हैं, समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना। अगर कभी ऐसा होता ना कि आपको लर्निंग से आनंद प्राप्त हो रहा होता तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाता, मतलब अंदर से आपकी इच्छा हो रही है चीजों को सीखने के लिए। बट रिवॉर्ड वगैरह की बात आएगी तो वो एक्सट्रिंसिक कहलाएगा। पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगी रहना, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप केवल एक बैच प्राप्त करने के लिए, जो स्टार मिलता था ना, आपने देखा होगा आपकी नोटबुक्स में, भाई स्टार दे दिया टीचर ने, तो केवल उसलिए, अगर उस स्टार के लिए, उस बैच के लिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं, तो पुरस्कार के बिना आप किसी चीज में कैसे लगे रहेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हैं। अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य की वजह स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना, आप क्या कर रहे हैं, आप अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप एक स्टार या उस बैच के लिए काम कर रहे हैं। देखिए इंग्लिश में देख लेते हैं,
when students repeatedly engage in an activity such as design or conduct an experiment to earn reward। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में आंसर दे दिया है टू अर्न रिवॉर्ड, रिवॉर्ड के लिए कर रहे हैं, तो क्या होगा आपके अंदर क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगी मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक मतलब भौतिकवादी, कोई चीज आपको बाहर से मिल रही है, अभिप्रेरित कर रही है, चाहे वो टीचर का ये स्टार देना हो, चाहे वेरी गुड लिखना हो, या कोई एक बैच वगैरह देना हो, वो आपको लर्निंग के प्रति भौतिकवादी बना देगा। मतलब आप केवल तभी चीजें सीखेंगे जब आपको बाहर से कोई रिवॉर्ड मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? ये विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान है। समकालीन समाजवादी संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार ये सामाजिक संरचना है। ये है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है, ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है ये कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित होते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें पता है जो डेवलपमेंट होता है वो क्या है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का, मतलब आनुवांशिकता और परिवेश का गुणनफल है। तो यहाँ पर दिया है परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, ऐसा नहीं है, हेरिडिटी के द्वारा भी बच्चे चीजें पहले से ही लेकर आते हैं। तो हमारा क्या होगा, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये सामाजिक संरचना है, क्योंकि जब क्या होता है बाल्यावस्था में बच्चा 2 से लगभग 7 वर्ष का या 6 वर्ष का आप समझ सकते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रहता है, और 7 से 11 में ये लेटर चाइल्डहुड, इसे आप अर्ली चाइल्डहुड या पूर्व बाल्यावस्था कह सकते हैं और इसे उत्तर बाल्यावस्था या फिर लेटर चाइल्डहुड कह सकते हैं। तो इसमें बच्चा क्या है, सोसाइटी में उठना बैठना सीखता है, स्कूल जाना, पीयर्स के साथ बातें करना, इंटरेक्शन करना, टीचर के साथ बातचीत करना, तो यहाँ पे वो सामाजिक संरचना वाला रूप धारण कर लेता है। द कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, वाइगोत्स्की के द्वारा, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने वाइगोत्स्की की थ्योरी नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, चैनल पर अपलोड हो चुकी है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, CDP फुल थ्योरीज बाय अनुभा स्टडी फैक्ट्स। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? मध्य बाल्यावस्था की विशेषता शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेजी से होना। तो सबसे पहले तो ये बात किस में आती है, ये बात सबसे पहले प्रीनेटल स्टेज में आएगी, ठीक। और अगर प्रीनेटल ऑप्शन में नहीं है तो शैशवावस्था या फिर इन्फेंसी, शैशवावस्था या फिर इन्फेंसी में आती है। तो ये ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अमूर्त रूप से सोचना, अमूर्त रूप से आप कब चीजें सोच पाएंगे? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 से ऊपर की एज है, तो ये भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है बच्चे तार्किक रूप से मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। आपने देखा है 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है बच्चा, यहाँ पर इसे क्या है, पियाजे की लैंग्वेज में से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है, ठीक। तो इसमें बच्चे तार्किक रूप से और मूर्त रूप से, मतलब मूर्त रूप से मतलब क्या होता है, जहां जब बच्चे के सामने वो चीजें उपलब्ध हो, तो इसका मतलब होता है मूर्त रूप से, बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन और देख लेते हैं। मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक, ये तो गाइस 0 to 2 ईयर्स सेंसरी मोटर स्टेज की विशेषता है, तो ये हमारा ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। Which of the following characterize the period of middle childhood? मिडिल चाइल्डहुड के लिए क्या है, फिजिकल ग्रोथ नहीं है, फिजिकल ग्रोथ इन्फेंसी में है। एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, ये फॉर्मल ऑपरेशनल की है। लॉजिकली सोचेगा और कॉन्क्रीटली सोचेगा, तो ये 7 से 11 वर्ष की है, ये बिल्कुल सही है। और लर्निंग ऑकर्स प्राइमरीली थ्रू सेंसरी एंड मोटर, तो ये सेंसरी मोटर स्टेज की 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आज के लिए लास्ट है गाइज, और इस तरीके से हमने 2019 दिसंबर सीटेट पेपर 2, याद रखिएगा पेपर 2, इसमें थोड़ा सा लेवल अच्छा हो जाता है, तो पेपर 2 था, हमने डिस्कस कर लिया है।
वीडियो पसंद आए गाइस तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। ये क्या है, ये ऐसे क्वेश्चंस है सीटेट में तो पूछ ही लिए हैं, ये अदर स्टेट एग्जाम्स में भी एज इट इज देखने को मिल जाते हैं। तो इस वजह से क्या है, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये सीटेट के साथ साथ और अदर टीचिंग एग्जाम्स में भी काम आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम अपने कंसेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं इन क्वेश्चंस के माध्यम से। आज के लिए लास्ट है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की कौन सी एजेंसी है। तो याद रखिएगा जब परिवार की बात आ गई, मैंने सोशलाइजेशन की थ्योरी भी करा दी, अगर नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा CDP फुल कोर्स बाय अनुभव स्टडी फैक्ट्स। परिवार जहां बात आ जाए वो प्राथमिक हो जाता है, प्राथमिक समाजीकरण हो जाता है परिवार। अब देख लीजिए प्राथमिक कहाँ लिखा है, मनोवैज्ञानिक एजेंसियां, प्राथमिक एजेंसियां, मध्य एजेंसियां और द्वितीयक एजेंसियां। तो क्या हो जाएगा, प्राथमिक एजेंसियां। क्या है यहाँ पर, नेबरहुड कभी कभी द्वितीयक एजेंसी में भी काम कर लेता है, लेकिन परिवार दिया गया था इसलिए हम किसकी तरफ जाएंगे, प्राथमिक एजेंसी की तरफ जाएंगे। देखिए फैमिली एंड नेबरहुड आर किस में आएंगे, तो प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी में, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर अपने पूरा 2019 का जो पेपर था वो क्लियर कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। 15 क्वेश्चंस जो पहले मैंने सेशन में डिस्कस कराए थे वो नहीं देखे हो तो वो भी देख लीजिएगा। और ये प्लेलिस्ट के नाम से है, सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें अगर आपने नहीं देखा है तो 2018 के हमने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्लियर कर लिए थे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको न्यू वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो मिल सके, आपको पता लग सके कि वीडियो कब अपलोड हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।